अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीए उर्दू ऑनर्स और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUTC 101। इसका ब्लॉक 1 में दी हुई है। मैं ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 क्या कन्फ्यूज़न कर देती हूँ। तो जो बागो बहार है मीर अमन दहलवी की लिखी हुई है बागो बहार, उसके बारे में बताऊँगी। जो बागो बहार के बारे में, तो मीर अमन की जो हालात ज़िंदगी है उसको भी मैं किसी एक दिन आप लोग को वीडियो अपलोड करूँगी। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बागो बहार जो आपकी दास्तान जो दी हुई है, उस बागो बहार दास्तान ये आपकी किताब में दी हुई है। और दूसरा जो है वो फसाना अजायब है ना। तो बागो बहार के बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगी। एक नज़र यहाँ पर दी हुई है बागो बहार और उसकी एक नज़र। तो बागो बहार उर्दू की मशहूर दास्तान है जिसे मीर अमन दहलवी ने 1802 में लिखी। उसकी अशायत अव्वल 1804 में हुई। बागो बहार की मकबूलियत का राज उसकी आम, सहल और सादा ज़बान है ना। ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं ना। उसके सादा ज़बान है। ये तसन्निफ़ उस दौर में मंजर आम पर आई जब दुनियाए उर्दू में मरशा साजी का दौर चल रहा था। अदबियों के दरमियान मरशा साजी की मरकह आराई चल रही थी। अदीब फ़ारसी और अरबी के भारी भरकम अल्फाज अपनी तसन्निफ़ के लिए बरोए कार ला रहे थे जो आम आवाम को समझ से बाहर थे। मतलब ये फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बहार जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज में जितनी भी किताब लिखे गए वो काफ़ी सादा और आम अल्फाज में लिखी गई। इसीलिए इस तरह के अल्फाज आम अल्फाज में इसलिए लिखे ताकि लोगों को समझ में आए। और फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू सिखाने का एक मकसद ये भी था कि जो अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे उसको समझ में आए। उसको समझाने के लिए जितना आसान अल्फाज इस्तेमाल किया जा सकता था उतने ही आसान अल्फाज वहाँ के फोर्ट विलियम कॉलेज में जितनी शायर थी लिखने के लिए वो उतना ही सादा अल्फाज इस्तेमाल करते थे अपनी किताब में, ताकि वहाँ जो अंग्रेज़ थे उन लोगों को आसानी से समझ में आए। लेकिन उससे बाहर उससे पहले सब हर कोई जितने भी शायर थे वो फ़ारसी और अरबी के अल्फाज इस्तेमाल करते थे जो आवाम को समझने में दुश्वारी पेश आती थी। लेकिन जब मीर अमन दहलवी की दास्तान बागो बहार आई तो वो फोर्ट विलियम कॉलेज में भी जितनी मकबूलियत हुई, जितना उसको सब लोगों ने पसंद किया, उतने ही ज़्यादा फोर्ट विलियम के कॉलेज से बाहर जितने थे आवाम उन लोगों ने भी इस दास्तान को पसंद किया। उस दौर में आवाम के लिए ये दास्तान उम्मीद की एक लो बनकर सामने आई। बागो बहार एक ऐसी दास्तान थी जिसे हर शख्स व आम पढ़ सकता था और उससे लुफ्त अंदोज हो सकता था, क्यों ना कि पहले उन लोगों ने फ़ारसी और अरबी के भारी भरकम अल्फाज देखे थे। उर्दू की इतनी आसान और इतनी अच्छी दास्तान कभी नहीं पढ़े थे। हर ख़ास व आम पढ़ सकता था। ये दास्तान एक फ़ारसी किस्सा चार दरवेश का आसान तर्जुमा है ना। ये पहले फ़ारसी में एक लिखी हुई किस्सा थी, दास्तान थी जिसको मीर अमन दहलवी ने आसान अल्फाज में उर्दू में तर्जुमा किया था, जिसे जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें चार दरवेशों का किस्सा बयान किया गया है। बागो बहार में उन्हीं चार दरवेशों का किस्सा बयान किया गया है जिसकी बुनियाद उसका मरकज़ी किस्सा बासा आज़ाद बख्त का है। किस्से की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि मुल्क रोम में आज़ाद बख्त नाम का कोई बादशाह होता है जो औलाद से मरहूम होता है। उम्र अपनी मंजिल तय करती है, मतलब बुढ़ापा उसकी ज़िंदगी में दस्तक देने लगता है। औलाद की महरूमी के सबब वो मायूस होकर बादशाहियत तुर्क कर देता है और गोशा नसी इख्तियार कर लेता है। मुल्क रोम का सारा निज़ाम दर बरहम हो जाता है। चोर डाकों की लूट पाट
ठाठ मच जाती है और दूसरे ममालिक की जंग साजिशें शुरू कर देती है। मुल्क की इस हालत को देखकर बादशाह का वज़ीर खैरमंद काफ़ी फ़िक्रमंद होता है और बादशाह से मिन्नत समाजत करके उसे वापस लाता है। मतलब जो बादशाह होता है, जो अच्छी तरह से बादशाहियत को संभालता है और फिर अचानक से अगर वो ये सारी चीज़ें छोड़ देता है, तो जो बदमाश होते हैं, जो डाकू होते हैं, वो अपने आप को आज़ाद समझ लेते हैं और अपनी मर्ज़ी के करने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, उसको पता होता है कि कौन अच्छा कर रहा था, कौन नहीं। इसीलिए बादशाह के सामने उसने ये की दरख़्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि आप अपनी तख्त पर वापस आइए, है ना? साथ ही वज़ीर खैरमत बादशाह को समझाता है और तसल्ली देता है कि अगर रात को गोरस्तान में चिराग के सामने दुआ की जाए तो मुराद बर आएगी, है ना? तो बादशाह आज़ाद वक्त वज़ीर की बात मान लेता है और रात के वक्त गोरस्तान का रुख करता है। जब वो गोरस्तान पहुंचता है तो देखता है कि एक चिराग जल रहा है और 4 दरवेश उसके इर्द गिर्द खामोश बैठे हैं। बादशाह उनकी हकीकत जानने के लिए छुप कर बैठ जाता है ना? छुप कर बैठ जाता है और 4 दरवेश उसके इर्द-गिर्द खामोश बैठे हैं। बादशाह उनकी हकीकत जानने के लिए छुप कर बैठ जाता है। चारों दरवेश ये तय करते हैं कि वो बारी-बारी अपनी सरगुज़श्त सुनाएँगे और वो ऐसा ही करते हैं। पहले दरवेश जब अपनी सरगुज़श्त पूरी करता है तो सुबह हो जाती है और बादशाह बाकी तीनों दरवेशों को अपने दरबार में बुलाता है और उसकी सरगुज़श्त सुनता है। उसकी सरगुज़श्त पूरी होती ही ये खबर मिलती है कि बादशाह का बेटा हुआ है और महल में खुशी की धूम मच जाती है। लेकिन जल्द ही ये खुशी गम में तब्दील हो जाती है, क्यों ना कि अब्र का एक टुकड़ा आता है और शहज़ादे को अपने साथ उड़ा ले जाता है। मायूसी की इस लम्हे में अब्र का वो टुकड़ा फिर नाज़िल होता है और शहज़ादे को सही सलामत वापस छोड़ जाता है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक यूँ ही चलता रहता है। अब्र के इस राज को जानने के लिए बादशाह भी अब्र के उस टुकड़े के साथ छुप कर चला जाता है, जहाँ उस बात का इंसाफ होता है कि जन्नत का बादशाह की बेटी हुई है और अपनी बेटी की शादी उसी लम्हे में पैदा हुए इंसान जात से करना चाहता है। भला आखिर बादशाह आज़ाद वक्त और जनाब की बादशाह का रिश्ता जुड़ जाता है और जन्नत के बादशाह की मदद से 4 दरवेशों की मुरादें पूरी हो जाती। इस तरह बागो बहार की इस हसीन व दिलकश किस्से का खात्मा हो जाता है ना? तो ये सारी बागो बहार में ये 4 दरवेश के किस्से दी हुई है। लेकिन आप लोगों की जो ये है दास्तान है, उसमें सिर्फ़ पहले वाले जो शख्स अपनी किस्सा सुनाते हैं, उसके बारे में ही आप लोग के ये में सिलेबस में दी हुई। वो पूरी बागो बहार की खुलासा ये थोड़ी-सी ये में दिया हुआ था। लेकिन आप लोगों को जो एग्ज़ाम आएगा आप लोगों के, तो वो पहला वाला दरवेश जो सुनाता है उसके सिलसिले में आएगा, है ना? तो पहला दरवेश की किस्सा जो है वो यहाँ पर ही अगर आप 5.6 में देखते हैं तो इसमें इसका खुलासा दिया हुआ रहता है और इसमें पूरा किताबी लैंग्वेज में यहाँ पर ही पहला वाला ये में दिया हुआ रहेगा। पहला ये ना सिर्फ़ पहले दरवेश तो ये किताबी लैंग्वेज में पहले दी हुई है, उसके बाद उसी के नीचे में उसकी खुलासा दी हुई है। तो पहला दरवेश 2 जानों बैठ गया और अपनी सरगुज़श्त सुनाना शुरू किया। जब आज़ाद बख्श चुप करके बैठा हुआ रहता है, तब वो सुनाना शुरू करता है। वो मुल्क यामीन के ताजिर ख्वाजा अहमद का बेटा था और उस दरवेश का एक बहन थी, जिसकी शादी ख्वाजा अहमद से शहर के एक सौदागर बच्चे से कर दी थी और अब वो अपने ससुराल में रहती थी। बाप का इकलौता वारिस होने की वजह से उसने बहुत नाज़ और नम्रत के साथ परवरिश पाई और 14 साल की कम उम्र में ही वालिदैन का साया सर से उठ गया और वो एक बार की यतीम हो गया। ज़िंदगी की इस गमनाक कहानी वो परेशान व बेहाल हो गया और रात दिन रोया किया, जिसे जैसे-तैसे 40 दिन गुज़रे और चालम में उसके सारे रिश्तेदार जमा हुए और तसल्ली व दिलासा दी। उन्होंने बाप की पगड़ी ये कहते हुए बंधवाई कि दुनिया में सबके माँ-बाप मरते हैं और हम सबको भी एक दिन मरना है। सब ने उसे अपने बाप का कारोबार
संभालने की नसीहत दी और रुखसत हो गए। बाप की बेपनाह दौलत देखकर और उसे तन्हा पाकर खुद गर्ज दोस्तों ने उसे घेर लिया। शराब और शबाब की महफिलें आरास्ता होने लगी। चंद दिनों में सारा खजाना खाली हो गया। नौकर चाकर और दोस्त सब ने उससे हाथ छुड़ा लिए। यहाँ तक कि यहाँ तक कि फाका कश्ती की भी नौबत आ गई और अपनी बेगानी हो गए। भला आखिर मजबूर होकर बहन के घर पहुंचा। बहन उसकी इस हालत जार को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगी, अगरचा मुलाकात से दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन भाई तेरा ये क्या ज़रूरत बनी। उस पर दरवेश की आंखों पर नम हो गए। बहन ने उसकी बहुत खातिरदारी की, लेकिन कुछ मुद्दत गुजरने के बाद उसने दरवेश को समझाया कि खुदा ने मर्दों को कमाने के लिए बनाया है, इसलिए घर में बैठना मुनासिब नहीं है। लोग ताना देंगे कि अपनी दौलत बर्बाद करके बहनों के टुकड़ों पर पड़ा है, इसलिए तुम तिजारत करो, खुदा चाहे तो दिन फिरे और इम्तिहान खातिर हो। बहन की नसीहत करने पर वो सौदागिरी के लिए तैयार हो गया और उसके दिए 50 तोड़ा सराफी से सौदागिरी का सामान खरीद एक बड़े सौदागर को दे दिया और खसगई के रास्ते दामश्क के लिए रवाना हो गया। जबकि दूसरे सौदागर दरिया के रास्ते गए। जब वो दामश्क पहुंचा तो बहुत रात हो चुकी थी और शहर दामश्क के किले का दरवाज़ा बंद हो गया था, इसीलिए उसे शहर पनाह के दीवार के तले गुजारनी पड़ी। उसी दरमियान दरवेश ने किले की दीवार से एक संदूक नीचे आते हुए देखा। दरवेश हैरत ज़दा रह गया। जब उसने संदूक के करीब जाकर उसका ढक्कन हटाया तो देखा एक खूबसूरत दो से जख्मी हालात में पड़ी है। उसकी आंखें बंद थी और बेहोश की हालात में वो कह रही थी, एक कमबख्त बेवफा ए बेजालिम जफा बदला उस भलाई और मोहब्बत का यही था जो तूने किया। रात गुजरने के बाद दरवेश उस दो शेरजा के साथ कराए के एक घर में रहने लगा और ईशा नामी हजाम से जो जराही के फन से खूब वाकिफ था उसका इलाज करवाया। उस दो सीजा के कहने पर दरवेश एक यूसुफ नामी सौदागर के पास गया और उसे दावत दी। जब यूसुफ अपनी महबूबा के साथ उसके घर गया तो उस खूबसूरत दो सीजा ने उन दोनों का कत्ल कर दिया और फरार हो गए। बहुत ढूंढने के बाद दरवेश ने उस दो सीजा को पाया और उससे शादी की। शादी के कुछ दिन वो दो सीजा पर बाद वो दो सीजा फिर गायब हो गई और बहुत ढूंढने के बाद भी वो दरवेश के हाथ ना लगी। भला आखिर परेशान होकर पहाड़ की एक चोटी से खुद को खुद हलाक करना चाहा, मगर उसी वक्त एक सब्ज पोश सवार मुंह पर नकाब ढाले उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तो क्यों अपने मरने का कशीद करता है। खुदा के फजल से नाउमीद होना कुफ्र है। जब तलक सांस है तब तलक आस है। अब थोड़े दिनों में रोम के मुल्क में 3 दरवेश तुझ सारे की ऐसी ही मुसीबत में फंसे हुए और ऐसी ही तमाशे देखे हुए तुझसे मुलाकात करेंगे। और वहाँ के बादशाह आज़ाद वक्त नाम है, उसको भी एक मुश्किल दरवेश है। जब वो तुम चारों फकीरों के साथ मिलेगा तो हर एक के दिल का मतलब और मुराद जो है बाखूबी हल होगी। दरवेश के अशार करने पर उस नकाब पोश ने अपना नाम मरतज़ी अली बताया और साथ ही ये भी फरमाया कि मेरा यही काम है कि जिसको जो मुश्किल कठिन पेश आवे तो मैं उसको आसान कर दूँ। इतना कहकर वो दरवेश की आंखों से ओझल हो गया। जो पहली दरवेश ने अपनी किस्सा सुनाई वो आपकी किताब में दी हुई है। इसी को आपको याद रखनी है कि पहली दरवेश जो है वो एक किसका बेटा है, मुल्क ईमान ताज़ी ख्वाजा अहमद का बेटा था। और उसकी जो वालिदैन की इंतकाल के बाद वो काफ़ी अकेला हो जाता है, लेकिन 40 दिन के बाद उसको तख्तनशी कर दिया जाता है। तख्तनशी के बाद उसकी जो दोस्त होते हैं उसकी पैसा को देखकर काफ़ी सारी ये करते हैं। उसके बाद जब सारा पैसा जब ख़त्म हो जाता है तो उसको छोड़कर चला जाता है। खाने के लिए भी एक फूटी कौड़ी नहीं होता है। तब वो अपनी बहन के घर जाती है। बहन ने उसकी नसीहत करती है सौदागिरी करने के लिए और वो उसको कुछ पैसा देता है सौदागिरी करने के लिए। तो वो सौदागिरी करने के लिए बहन की नसीहत मान लेता है और सौदागिरी करने के लिए रवाना हो जाता है। फिर उसको एक रात दो सीज़ा नाम की एक लड़की मिलती है जिससे वो
शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वो दोशीजा जो है फरार हो जाती है। फिर उसको ढूंढ के मिलता है तो उसकी 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे होने के बाद वो फिर से फरार हो जाती है। इससे वो काफ़ी तकलीफ़ उसको होती है, जिससे वो खुद को खुदकुशी करने के लिए एक पहाड़ के ऊपर जाता है। जब भी वो खुदकुशी करने वाला होता है तब उसके पास एक फरिश्ता जैसा शख्स आता है, उसको बचा लेता है और उसको आज़ाद वक़्त का जो बादशाह आज़ाद वक़्त है उसकी शहर में आने की दावत देती है, जहाँ उसको और 3 दरवेश मिलेंगे और उसकी भी मुसीबत, उसकी भी जो ये है मुसीबत है वो कुछ उसी की तरह होती है। तो बोलते हैं कि वहाँ पर ही जाओ तो आपकी जो भी परेशानी है उसका हल आपको वहाँ पर ही मिलेगा। जून आके मैं पहले बागो बहार को पहले सारी स्टोरी बताई तो वहाँ पर वो जो जिनात होती है वो सारी इन लोगों की परेशानी को दूर कर देती है। चारों जो दरवेश होते हैं उन चारों दरवेशों की जितनी भी परेशानी होती जो परेशानी होती है वो जनात जो होती है वो उसको पूरा कर देती है। और जनात की जो लड़की होती है वो आज़ाद वक्त का जो लड़का होता है उससे शादी होती है। तो ये स्टोरी होती है ना। सब चारों दरवेश की कोई ना कोई एक स्टोरी होती है। जैसे पहली दरवेश की ये स्टोरी थी और उसी तरह दूसरी दरवेश जब आप एमए करेंगे तो उसमें चारों दरवेश की स्टोरी दी हुई है। अगर आपको चारों दरवेश की स्टोरी जाननी है तो वह एमए वाला ये से आप चारों दरवेश की स्टोरी जान सकती है। तो आपको पहली वाली दरवेश की स्टोरी आपको पता चल गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप एक बार फिर से रीडिंग कर लीजिए। रीडिंग करने से शायद दोबारा रीडिंग करने से आप लोगों को अच्छी तरह से वाकिफ़ हो जाए और आप लोगों को समझ में भी आ जाए। तो ये हो गई ये पहली दरवेश जो आपकी किताब में दी हुई थी मीर अमन दहलवी की, जो किस्सा 4 दरवेश की उर्दू तर्जुमा है। जो खिस्सा 4 दरवेज़ है वो अमीर खुसरो की फ़ारसी तसन्नुफ़ है ना। यहाँ पे देखो दीवाको बहार अमीर खुसरो की फ़ारसी तसन्नुफ़ खिस्सा 4 दरवेश का उर्दू तर्जुमा है ना। और पहला दरवेश जो होता है वो मुल्क यमन का रहने वाला होता है। ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी होती है। जो आप लोगों की किताब में तो पहली दरवेश ही दी हुई है और अगर आपको चारों दरवेश जाननी तो मैं बताई कि एमए की किताब आप देखेंगे तो उसमें चारों दरवेश के बारे में दी हुई है। तो ये वीडियो यहीं तक होती है। कल किसी और के ऊपर मैं बताऊँगी। दूसरी जो दास्तान दी हुई है उस दास्तान के ऊपर बनाऊँगी।